तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार एक नई कहानी, नया किस्सा अंडरवर्ल्ड से लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगा जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। और वो किस्सा है सुनील सावंत उर्फ सौतिया उर्फ सुलेमान का। बड़ी अजीब सी कहानी है इस नौजवान महाराष्ट्रियन लड़के की जो उस ज़माने पे जो मराठा मूवमेंट चली, शिवसेना की मूवमेंट शुरू हुई, बड़े बड़े लीडर उस इलाके के रहने वाले थे। वहाँ का कारपोरेटर भी शिवसेना का, एमएलए भी शिवसेना का, एमएलसी भी शिवसेना का। वो एरिया था गिरगांव का एरिया, जो समुद्र के किनारे गिरगांव चौपाटी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। मेरिन ड्राइव के कॉर्नर पे वो एरिया है, उस रोड पे, अंदर वाली सड़क पे। लेकिन वो एक गढ़ था महाराष्ट्रियन लोगों का, मराठा लोगों का। उसी एरिया में एक बहुत नामवर और बहुत वेल रिस्पेक्टेड शिवसेना के लीडर प्रमोद नावलकर रहा करते थे। उनके साथ मेरी बहुत पुरानी मित्रता थी। प्रेस को भी हैंडल करते थे वो शिवसेना की तरफ से, और बहुत बढ़िया राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, और म्यूज़िक की बहुत उनको लगन थी, शौक़ था। और हमने बहुत सारी स्टोरीज़, जब शिवसेना के इतिहास पे हमने एक बार स्टर्न मैगज़ीन के लिए काम किया था, तो बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग्स उनके साथ, जर्मनी से जो मेरे स्टर्न मैगज़ीन के दोस्त आए थे उनके साथ हमारी उनके साथ सेटिंग्स हुई। तो मतलब उस एरिया में से एक भूटा जी चाल नाम की एक छोटी सी बिल्डिंग है गिरगांव में। उसी भूटा जी चाल में सुनील सौतिया, सुनील सावंत का जन्म होता है। सुनील का बाप जो था बेसिकली वो कोंकण इलाके का था। सावंतवाड़ी जो गोवा जाना हो तो गोवा के पहले जो आखिरी टाउन आता है वो सावंतवाड़ी आता है। उसके पहले थोड़ा सा सुनील सावंत के बाप दादा का गांव है। और ज़्यादा सावंत जो हैं वो सावंतवाड़ी के ही हैं, इसलिए उसके एरिया का नाम ही सावंतवाड़ी पड़ा हुआ है। बड़े एफ्लुएंट लोग हैं, एफ्लुएंट कम्युनिटी है, बहुत खाते पीते लोग थे सब, लेकिन वर्कर भी थे। तो इसी तरह रोटी रोज़ी के चक्कर में सुनील का बाप दत्ताराम बॉम्बे आता है, मुंबई जिसको बोलते हैं। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि मैं बॉम्बे क्यों बोलता हूँ, मुंबई क्यों नहीं बोलता। मैं जब गया था मुंबई 76 में तो बॉम्बे ही था। तो 3 साल ज़िंदगी के बॉम्बे का, उसके बाद मुंबई चेंज हो गया तो अभी तक ज़बान पे बराबर बैठता नहीं है। खैर, शहर तो वही है, नाम कुछ भी हो। तो मुंबई आने के बाद इसके बाप ने एक टिकट चेकर का काम शुरू किया। समझो एक तरह से लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, उसमें सुनील का जन्म होता है। वहीं एरिया के एक स्कूल में पढ़ता है, और स्कूल में उस एरिया के और बहुत से लोग थे जो सुनील के पहले अंडरवर्ल्ड में कदम रख चुके थे। वो मील 1.5 मील के एरिया में वहीं का दशरथ रहाणे भी था, वहीं के और लोग भी थे। तो ले दे के इसका कुछ थोड़ा सा झुकाव जो था वो अंडरवर्ल्ड की तरफ पड़ने लगा। वहाँ पे दारू का अड्डा भी था, वहाँ पे लोगों को मिलना गिलना, लड़ाई झगड़े देखने, चाकू चुरा चलते देखना। और उसी दौरान इसका एक यंगस्टर से झगड़ा होता है, जिसको चाकू मार के सुनील सौतिया मार देता है 17-18 साल की उम्र में। और इसको आर्थर रोड जेल में उस मर्डर के केस में बंद कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे आर्थर रोड जेल में जो इसकी रैगिंग होती है, जैसे हम लोग कॉलेजेस में नए स्टूडेंट जाते हैं उनको तंग करने के लिए सीनियर रैगिंग करते हैं, इसी तरह जेलों में भी रैगिंग जो है बहुत बड़े लेवल पे होती है। नॉर्मली उस रैगिंग से कुछ लोग जो है, ज़्यादातर लोग वो सुधर जाते हैं, डर जाते हैं कि क्राइम की दुनिया में नहीं रहना, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन जिस तरीके की रैगिंग सुनील सावंत के साथ आर्थर रोड में हुई, इसको कमरा दिया गया रहने का, एक सेल में 3-3, 4-4 लोग रहते थे। इनको सबसे आखिर वाले रूम में, उस बैरक में जहाँ पे साथ में पब्लिक टॉयलेट था, जहाँ पे सब जिसको कैदी लोग यूज़ करते थे, बड़ी अजीब किस्म की स्मेल वहाँ से आती थी। सोना, वहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल होता था। वो अपने आप में एक उसको सेकंड इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। आपको एक तो आप ऑलरेडी जेल में हो,
और दूसरा उस कमरे में जो पब्लिक टॉयलेट के पास होता था उसको दूसरी सज़ा बोलते थे। एट अ टाइम आप दो दो सज़ा भुगत रहे होते हो, इतना गंदा माहौल हुआ करता था उस एरिया में। तो वहाँ पे सुनील सावंत को ठहराया गया। लेकिन जहाँ पे आम लोग सुधरने की कोशिश करते हैं वहाँ पे सुनील सावंत और कट्टर हो गया और पक गया, और उसने फैसला किया कि ये लोग जिन लोगों ने इस किस्म का बिहेवियर मेरे साथ किया है, एक दिन मैं ऐसे लोगों को सबक सिखा के रहूँगा। वो एक सेल्फ चैलेंज जो उस बच्चे के दिल में बैठा वो सारी उम्र नहीं निकला। तो वहाँ से इसके जो लोकल थे, पुराने दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त था जिसके कुछ आगे के दांत टूटे हुए थे, कहीं बचपन में गिर गया था, लड़ाई झगड़े में टूट गए। वो सौतिया का खास दोस्त था, और जितनी देर तक सुनील सौतिया मुंबई में रहा, इसकी जो भी फिरौती आती थी, जहाँ हफ्ते का हर महीने पैसा आता था, जहाँ प्रोटेक्शन मनी आई, जहाँ लूट का पैसा आया, वो सारे के सारे का हिसाब किताब वो जिसके दांत टूटे हुए थे वो शख्स रखा करता था। उसका नाम भी शायद दत्ता था, उस लड़के का नाम। तो लेकिन उसको सौतिया कभी साथ लेके नहीं जाता था। उसका कारण ये था कि अगर उसको साथ में रखता और कोई क्राइम किया, लोगों ने गवाह बने, तो बिना दांत के आदमी, जो टूटे हुए दांत की पहचान एकदम हो जाती है, वो निगाह में आता है, तो सुनील सौतिया को उसकी वजह से पकड़े जाने के आसार ज़्यादा बन जाते थे। इसलिए सौतिया ने उसको बोला कि सब तू संभाल, मेरा जो कुछ भी है सब तेरा है, और लेकिन तू मेरे साथ नहीं जाना। तो सारी उम्र उसका कहीं नाम नहीं आया। उस लड़के ने किसी को मर्डर नहीं किया, किसी को धमकी नहीं दिया, किसी को डराया नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन सारी उम्र वो एक पर्दे के पीछे का सुनील सौतिया का राजदार रहा, आज भी है वो। तो इस किस्म से इसके उस एरिया में 3-4 और दोस्त बने, जिनमें मनोज कुलकर्णी, जिसको मैंने किस्सा सुनाया था आपको दगड़ी चाल में, उसको लेके गए, उसकी बहन की शादी से उठाया, दगड़ी चाल लेके जाके बड़ी बेरहमी से मारा। वो बहुत बड़ा झटका था सुनील सावंत के लिए। उसके साथ ही दूसरा इसका खास दोस्त था विजय थोरात। तो थोरात के साथ इसकी दोस्ती बहुत सालों तक रही, और इसी तरह और इसके जो दोस्त थे वो लेके एक गैंग बनाया इन्होंने बच्चे लोगों का, और शुरू में काम करना शुरू किया। तो मुझे कुछ पुराने लोगों ने, जब मैं कई दिनों से, जब से आप रिक्वेस्ट करते आ रहे थे, मैंने सौतिया पर रिसर्च करनी शुरू की, तो एक बात सामने आई कि 1987 में जब सौतिया ने अपना क्राइम की ज़िंदगी शुरू की, तो ये करते करते अरुण गवली के साथ भी मिल गया था। लेकिन कुछ महीनों के बाद अरुण गवली गैंग से मनोज कुलकर्णी की डेथ के बाद इसकी बात नहीं वहाँ बनी, तो अलग हुआ। अलग हो के इसको सूझ नहीं रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किस गैंग के साथ जाऊँ। तो 87 के करीब, जहाँ उसके थोड़ा बाद इसने पठान गैंग को अप्रोच किया। तो उस बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि जब जैसे ही जेल से छूट के आया सुनील सावंत, वहाँ पे कुछ पठान गैंग के लोग भी थे, जिन लोगों ने इसकी कुछ हेल्प की थी उस मुश्किल दौर में, जेल के अंदर जब इसको रैक किया जा रहा था। तो इसके दिमाग में एक इमेज बैठा हुआ था कि मैं किस किस्म का डॉन बनना चाहता हूँ। तो एक वो जो इमेज था वो करीम लाला का था। तो मुझे 3-4 लोगों ने ये बात बताई कि करीम लाला के डोगरी ऑफिस में ये आदमी जाके घंटों भर खड़ा रहता था और खाली करीम लाला को देखता रहता था। वो निहारना उसको और देखना कैसे वो बिहेव करता है, कैसे लोगों से बात करता है। इसने फिर जब काफ़ी दिनों के बाद सब लोग जानने पहचानने लगे कि लड़का रोज़ आता है, रोज़ खड़ा रहता है, तो इसने उनको ऑफर, जब उसके काफ़ी सालों के बाद जब अरुण गवली गैंग को छोड़ा, तो वो दोबारा करीम लाला गैंग के पास गया और अपनी सर्विसेज ऑफ़र की कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन तब तक 87 तक करीम लाला का और दाऊद कंपनी का समझौता हो गया था और किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी। और घर में समद खान की ख़ास तौर पे
उसकी डेथ के बाद कोई ऐसा शख्स भी नहीं था जो उस गैंग को आगे चला सकता। तो करीम खान के गैंग जो लोग चलाते थे उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन हम आपकी और कोई मदद कर सके तो बताइए। उनको भी इसकी नेचर अच्छी लगती थी, कुछ काम भी कर चुका था, इसका नाम भी हो गया था। तो सुनील सावंत ने बोला कि आप मुझे डी कंपनी को रिकमेंड कर दीजिए, आपका उनके साथ अच्छा है। तो कहते हैं कि सुनील सावंत को दाऊद के साथ जो पहली बात करवाई या रिकमेंडेशन किया वो पठान गैंग ने किया था। सुनील सौतिया को दाऊद गैंग के साथ मिलाने की कवायद वहाँ से शुरू हुई और उसके दाऊद के कहने के बाद इसका डायरेक्ट टच जो था वो शरद शेट्टी के साथ करवाया गया और शरद शेट्टी के साथ इसके जो तालमेल हुआ उसको लेके वो बात थोड़ी लटकी। उस दौरान सुनील सौतिया अमरनाथ गैंग के साथ भी थोड़ी देर जुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी बात सिरे नहीं चढ़ी। इन बिटवीन काफ़ी मर्डर होते रहे। वो आप सबको सौतिया की जो क्राइम शीट है वो काफ़ी बहुत से सोर्सेज पे अवेलेबल है, उनमें जाना सही नहीं होगा, नहीं तो रेपिटेशन होगी। तो जो बातें आपको मालूम है दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सौतिया की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो उसकी क्राइम की ज़िंदगी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। उनमें से एक किस्सा तो वो है कि कैसे वो हमेशा एक औरत एक बच्चे को हमेशा अपने साथ गाड़ी में रखता था। वो औरत का नाम था वनीता और वो बच्चा उसका था। वो भी महाराष्ट्र की लड़की थी। सौतिया को ये मालूम था कि अगर पुराने लोग जिन लोगों ने मुंबई देखा है उन ज़माने का, तो जब भी कोई क्राइम होता था छोटा या बड़ा तो मुंबई में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा जो काम किया जाता था वो नाकाबंदी लगा के किया जाता था। तो उस इलाकों के चारों तरफ पुलिस की ज़बरदस्त नाकाबंदी लगती थी जो कई घंटे और कई बार तो पूरा दिन, जब पूरी रात भी चलती थी। तो उसमें हर आने जाने वाला व्हीकल थॉरोली चेक किया जाता था और क्रिमिनल्स को, क्योंकि इलाके मुंबई के ऐसे हैं मुंबई के जहाँ से एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं अगर पुलिस चाहे तो इस केसेस में जब सर्च होती थी व्हीकल्स की तो पुलिस की नज़रों से बचना बहुत मुश्किल होता था। तो सौतिया ने ये एक फार्मूला बनाया हुआ था कि जहाँ भी जाता था बिना काम करने के ये ज़रूरी नहीं कि मर्डर करने के टाइम पे साथ में लेके जाना, लेकिन जहाँ भी उसकी जब भी मूवमेंट होती थी कार में, फोर व्हीलर में, तो वो अपनी उस गर्लफ्रेंड को, अवनीता को साथ में और उसके बच्चे को साथ में गाड़ी में बैठा के जाता था। और जब चेकिंग होती भी तो पुलिस वाले जो थे वो फैमिली देख के ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग वगैरह सवाल जवाब नहीं करते थे। फैमिली वाली गाड़ियों को इशारा करके निकाल दिया करते थे और जो अकेले मर्द हुआ करते थे वो गाड़ियों की बहुत थॉरो चेकिंग हुआ करती थी। आदमियों की भी पूरी चेकिंग होती थी, नाम पूछा जाता था, आइडेंटिटी पूछी जाती थी और कई बार शक की वजह पे चेक भी किया जाता था। तो ये एक दस्तूर था। तो सौतिया के बारे में ये मशहूर था कि लेकिन इस बात का और किसी को पता नहीं था। पुलिस वालों के दिमाग में कभी नहीं आया कि सौतिया एक औरत और एक बच्चे को साथ लेके भी चल सकता, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का ये दस्तूर रहा है हमेशा कि वो अपने कामों में कभी भी अपनी फैमिली को, औरतों को, बच्चों को कभी इन्वॉल्व नहीं करते, उनको कभी किसी खतरे में नहीं डालते, ना ही उनकी जान को कभी जोखिम में डालते हैं। तो इसलिए सौतिया का ये जो तरीका था, उसकी जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत काम आई। और वो उस लड़की के चक्कर में सौतिया इतना पड़ गया कि वो उसमें शादी करना चाहता था, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड थी। मंगिया करके उसका जो हस्बैंड था वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक बार वो मंगिया किसी क्राइम की वजह से जेल में गया, लेकिन उसकी पैरवाई करने वाला कोई नहीं था। ये सुनील सावंत के वनीता के नज़दीक आने के पहले की बात है। तो किसी सोशल वर्कर के थ्रू वो सुनील सावंत के पास पहुंचती है कि मेरा हस्बैंड है, मेरा पति अंदर है,
आप भी मराठी हो, हम भी मराठी हैं, तो हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो आपने भी बहुत तकलीफ़ ज़िंदगी में देखी है, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो सुनील सावंत ने एक अच्छा वकील खड़ा करके सेटिंग लगा के पुलिस स्टेशन में गवाहों से बातचीत करके अल्टीमेटली उस मंगिया को जेल से ज़मानत करवा दिया। ये एहसान जो अनीता से हुआ, उससे वो इसकी गर्लफ्रेंड बनने के पहले भी जब कभी सुनील सावंत बोलता था कि अनीता मुझे वहाँ जाना है, आप मेरे साथ चलो, तो उसके साथ वो टैक्सी में जब प्राइवेट कार जो भी अरेंज करता था उसके साथ जाती थी। और उसका एक नुकसान भी सौतिया को हुआ। अनीता के साथ जाने से अनीता को उसके सब अड्डों का, उसके सब यार दोस्त, उसको मिलने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, उसके खबरी, उसके पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल दोस्त, जिनमें जेल का एक वार्डन भी था जिसको सुनील सावंत अक्सर मिलने जाया करता था, कहाँ पैसे जाके रखता है, कौन से बैंक में उसने बेनामी अकाउंट खोल के रखा है, वो सीताराम मिल के पास एक बैंक तक है। वो डिटेल में फिर एक और किस्सा बनाना पड़ेगा सुनील सावंत पे, उसमें कुछ और नई बातें करूँगा। तो ये पूरे का पूरा सुनील सावंत की ज़िंदगी का, मुंबई की ज़िंदगी का आधा किस्सा अनीता को मुँह ज़बानी याद हुआ, जो बाद में काफ़ी भारी पड़ा सुनील सावंत को। तो अल्टीमेटली जब सुनील सावंत ने देखा कि ये लड़की तो अपने हस्बैंड को छोड़ने को तैयार नहीं है, बड़े तरीके से उसने कई बार इशारा किया। अचानक एक दिन हादसा होता है। मंगिया कहीं एक दारू के अड्डे पे बैठा शराब पी रहा होता है। अचानक कुछ लोग आते हैं, अज्ञात व्यक्ति, वो गोलियां चलाते हैं और मंगिया इंजर्ड होता है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वो मर जाता है। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला वो गोलियां किसने चलवाई थी, क्यों चलवाई थी, मंगिया की क्या दुश्मनी थी, क्यों उसको मारा गया, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया। तो ये इंसिडेंट के बाद वो जो अनीता थी वो एक मजबूरी से सुनील सावंत के साथ रहने लगी। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसके एक नफ़रत भी थी सुनील सावंत के ख़िलाफ़, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को मरवाने का काम सुनील सावंत ने ही किया होगा। लेकिन सुनील सावंत का इतना दबदबा था, इतना टेरर था, इतना तहलका था कि वो उसके सामने खुल के बगावत नहीं कर सकती थी। उसको पता था कि मैं अगर पुलिस के पास भी जाऊंगी तो कोई मेरी बात सुनेगा नहीं और ये मुझे पुलिस के पास जाने भी नहीं देगा। हर तरफ हर समय मेरे ऊपर पहरा सा लगा रहता है, जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये इससे एक औरत की मजबूरी थी। लेकिन ऊपर से वो सुनील सावंत के साथ ऐसे बिहेव करती थी कि जैसे सुनील सावंत से बड़ा देवता इंसान कोई दुनिया में नहीं। और उसके हस्बैंड के मरने के बाद आज जो कुछ है वो सुनील सावंत किया। तो कहते तो ये भी हैं लोग के, हालांकि कोई पुख्ता कंफर्मेशन नहीं होती कि उन दोनों ने शादी भी की थी, लेकिन साथ में रहते थे, वे सबको पता है। तो ये करते 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 सुनील सावंत का जो ग्राफ था वो अंडरवर्ल्ड में बढ़ने लगा। साथ में उसकी ये ज़िंदगी, जो घरेलू ज़िंदगी थी, अनीता के साथ जो उसका अफेयर चलता रहा, वो साथ में चलता रहा। और उसके चलते चलते जो सुनील सावंत की दाऊद के साथ जो नज़दीकियाँ थी वो और बढ़ने लगी। और सबसे ज़्यादा तो बढ़ने लगी जब छोटा राजन दाऊद को छोड़ के अपना अलहदा गैंग बनाता है। इसमें एक बात और बता दूं कि दाऊद के साथ सावंत की बनने का कारण एक और भी था, वो था उनकी कोंकणी भाषा। दाऊद भी कोंकण का और सुनील सावंत भी कोंकण इलाके का, दोनों एक ही मराठी का वो डायलेक्ट जो है कोंकणी वो बोला करते थे। तो जब आप एक भाषा में बात करते हो, आपकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो एक ही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सांझ होती है, आपकी जो नज़दीकियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इस तरह एक बड़ा कारण था सुनील सावंत और दाऊद की आपस में जो मित्रता होती है, जो एक क्रिमिनल फील्ड में जिनको मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, वो जो दोनों की थी, उसमें कोंकणी भाषा का बहुत बड़ा हाथ था। तो खैर, तो बड़े बड़े कांड करने के बाद मैं एक दिन ऐसा आता है कि सुनील सावंत को बम्बई छोड़ के भागना पड़ता है। वो पहले बम्बई से भाग के बिहार जाता है।
बिहार से वो नदी क्रॉस करके नेपाल एंटर करता है, नेपाल से अंदर के रास्तों से काठमांडू पहुंचता है और वहाँ काफ़ी देर रहने के बाद उसकी मित्रता एक हनीफ नाम के शख्स से होती है जो कानपुर का रहने वाला था। तो हनीफ के साथ दोस्ती की वजह से काठमांडू से वो हनीफ को साथ लेके जब माहौल थोड़ा ठीक होता है तो मुंबई वापस आता है। लेकिन मुंबई वापस आने के बाद उसको फिर अपने जो उसके बाद जो मर्डर एक दो उसने किए बड़े, उनमें एक कोई चौहान भी था, कोई एक मारा, तो 3-4 ऐसे बड़े मर्डर करके उसको फिर भागना पड़ा। अब उसका दोस्त जो था वो हनीफ कानपुर वाला अच्छा दोस्त बन चुका था, वो हनीफ उसको कानपुर ले गया। कानपुर जहाँ पे ठहरा था वहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम था रज़िया। कहते हैं कि वो हनीफ की ही कोई रिश्तेदार थी, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो कानपुर में सुनील सावंत का इश्क उस रज़िया नाम की लड़की से हो जाता है। लड़की भी इसको पसंद करती है, लेकिन लड़की के माँ बाप जो है उनको हनीफ के थ्रू, हनीफ को भी अच्छा दिल से अंदर से अच्छा नहीं लगा कि ये एक महाराष्ट्रियन लड़का हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की के साथ इश्क क्यों करने लगा है। तो पहले तो उसे लगा कि चंद दिन की बात है, फिर चला जाएगा तो मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक रज़िया भी इसके प्यार में पागल हो चुकी थी, वो इसके बिना रहने को तैयार नहीं। तो उसके माँ बाप ने एतराज़ उठाया और उनको लगा कि हम जब एक शर्त रखेंगे, वो शर्त शायद ये कट्टर महाराष्ट्रियन, उस हिंदू एरिया से, हिंदू फैमिली से आने वाला लड़का मानेगा नहीं, तो हमारी जान बच जाएगी और सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उन्होंने शर्त रख दी सुनील सावंत के पास कि अगर आप अपना धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म इस्लाम करते हो, इख्तियार करते हो, तो हम अपनी लड़की की शादी करने को तैयार हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि सुनील सावंत रज़िया से शादी करने के लिए मुसलमान बनने को तैयार हो गया। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी हज़ारों शादियां रोज़ हिंदुस्तान में होती हैं। एक ज़माने में धर्मेंद्र ने और हेमा मालिनी ने भी मुस्लिम बन के शादी की थी। ऐसी बहुत सी इंस्टांसेस है जहां सिर्फ शादी के लिए आप धर्म तब्दील कर लेते हो, लेकिन बाकी सब कुछ उसी तरह रहता है, कागज़ों में खाली आपका नाम बदला जाता है निकाह नामे के कागज़ों पे या उस लिमिटेड सी कानूनी कार्रवाई के लिए। तो शायद सुनील सावंत के लिए उसने सोचा होगा कि जो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं जो हूँ वो तो हूँ, लेकिन अभी शादी के लिए नाम बदला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो रज़िया से शादी करने पे जो इस्लामिक नाम सुनील सावंत को दिया गया वो था सुलेमान। तो सुनील सावंत सौतिया रज़िया के चक्कर में, शादी करने के चक्कर में सुलेमान बन गया। फिर वो रज़िया को लेके मामला थोड़ा ठंडा होने के बाद मुंबई वापस आता है और मुंबई उसको अभी भी पुलिस तलाश कर रही होती है। सौतिया को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैं ज़्यादा देर कानपुर में रुका और मेरी कोई खबर इधर उधर हो गई तो यहाँ बचाने वाला कोई नहीं होगा, ज़िंदगी भी जाएगी और रज़िया भी जाएगी। वो वापस मुंबई जो उसका गढ़ था वहाँ पे फिर वापस आता है। और इतने सालों से जो सुनील सावंत ने बड़े बड़े बिल्डर लोगों से, बड़े बड़े ठेकेदारों से, कंस्ट्रक्शन वर्कर से, प्रॉपर्टी डीलर से जो रिश्ते बनाए थे अपने तरीके से, वो उसके काम आए। लेकिन वही उसकी गलती भी थी, वो कहीं एक ठिकाने पे नहीं रहता था और ज़्यादातर ऐसी जगह पे रहता था जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती थी। बड़ा टावर बन रहा है 18 फ्लोर का, 20 फ्लोर का, 12 फ्लोर का, या कुछ छोटी बिल्डिंग भी कहीं बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं। तो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे पिलर लगे हुए हैं, पूरी बिल्डिंग बनी नहीं है। लेकिन एक आध रूम उसमें, जिसको हम सैंपल फ्लैट कहते हैं मुंबई में, वो सैंपल फ्लैट पूरा रेडी करके रखा होता है उस कंस्ट्रक्शन साइट के कॉर्नर पे, या कई बार उसकी बन रही बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक फ्लैट जो आने वाले ग्राहक होते हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर जो होते हैं, उनको दिखाने के लिए कि किचन कैसी होगी, बाथरूम कैसा होगा, बेडरूम कैसे होंगे, बालकनी कैसे होगी,
वो सब दिखाने के लिए वो सैंपल फ्लैट बिल्डिंग बनने के पहले ही रेडी हो जाता है। तो इसको मालूम था और ये रोज़ वो एक ठिकाना बदल के कभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, कभी दूसरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, और अगर कहीं कोई गर्मी लगी कुछ लगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को मिलती नहीं थी, तो वो अपर फ्लोर्स पे जाके भी खुले, जहाँ ना कोई खिड़की या ना दरवाज़ा है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना और वहाँ पे अपना मंजा बिस्तरा लगा के सो जाया करता था। तो ये उसका लाइफस्टाइल जो था वो आपने बहुत सारी पुरानी फिल्मों में देखा होगा। उस ज़माने में जो फिल्में बनी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्रिमिनल छुपा हुआ है, पुलिस वाले रेड मारते हैं और ऊपर जाके मुकाबला होता है। वो सीन बहुत जो हैं वो सुनील सावंत की वजह से ही पॉपुलर हुए थे। तो रज़िया के साथ वो आदमी इसी तरह से एक बिल्डिंग से दूसरी से तीसरी, लेकिन ये बात उनका इसका ये जो तरीका था रहने का, वो अनीता को बहुत अच्छी तरह मालूम था। उसको जब मालूम पड़ा कि सुनील सौतिया वापस बम्बई आ गया, लेकिन वो एक नई और साथ में लेके आया है, तो उसने पुलिस में कंप्लेन किया कि मेरी शादी हुई है और मेरा हस्बैंड जो है वो दूसरी लड़की के साथ रह रहा है। अब उसको पुलिस वालों का ये होता था कि उसको ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, हम तो वैसे ही ढूंढ रहे हैं उसको, अब तुम बताओ कैसे ढूंढें। तो उसने पुलिस वालों को लेके जिन जिन अड्डों पे सुनील सावंत अनीता को और उसके बच्चे को लेके साथ में जाता था, वो सब के सब अड्डे अनीता ने पुलिस वालों को दिखाने शुरू कर दिए और बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई सुनील सौतिया के लिए, और उसको उस मजबूरी में भाग के फिर काठमांडू जाना पड़ा। काठमांडू से उसने डी कंपनी से टच करके वहाँ से दुबई पहुँचता है, और दुबई उसके साथ एक लड़का जाता है साथ में, उसका नाम था शंकर। और दुबई में शंकर इसका बॉडीगार्ड कम उसका राजदार, खासदार, उसका ड्राइवर, सब संभालने वाला वो शंकर नाम का आदमी था। और जब मैंने आपको किस्सा सुनाया दुबई में जब छोटा राजन ने सौतिया पे हमला किया, तो वहाँ पे एक तूफ़ान होटल था, उसका नाम ही तूफ़ान था होटल का। तो एक दिन ये दोनों शख्स शंकर और सुनील सावंत उर्फ सुलेमान ये दुबई में हयात होटल से कुछ खाना वाना खा के निकले और तूफ़ान होटल में वापस जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी वहाँ पार्क की, बाहर निकले तो 3 लोग एक गाड़ी में आते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। शंकर को भी 3 गोलियां लगती हैं, लेकिन वो बच जाता है और सुनील सावंत जगह पे ढेर कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी वो ज़िंदा होता है और वो क्रिमिनल्स की गोलियां ख़त्म हो गई होती हैं। और उनमें से एक कातिल जो आया होता है, अटैकर, वो एक बड़ा चाकू निकाल के सुनील सावंत का गला काटता है चाकू से, ये इंश्योर करने के लिए कि ये बचे नहीं और मरना इसका पक्का हो जाए। तो बड़ी बेरहमी से सुनील सावंत उर्फ सौतिया उर्फ सुलेमान का मर्डर दुबई में किया जाता है। और ये उस आदमी, एक और भी मैं एक पूरा चैप्टर बनाऊंगा, एक वीडियो और बनाएंगे सुनील सावंत पे, बहुत सारी ज़िंदगी की उसकी अजीबोगरीब कहानियां हैं। तो वो आने वाले दिनों में और जब मटेरियल आएगा, रिसर्च वर्क पूरा होगा, उसकी ज़िंदगी के और किस्से कहानियाँ लेके आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।